नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट की। हम बात करेंगे एफएनओ की, हम बात करेंगे स्टॉक की, कॉल ऑप्शन की कि मार्केट में आगे हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं एफआई ने कैश मार्केट में आज ये लास्ट फ्राइडे सेशन में एफआई ने क्या किया बाज़ार में। एफआई ने कैश मार्केट में 7470 करोड़ की बाइंग की। डीआई ने 3202 करोड़ का बिकवाली की। एफआई ने इंडेक्स के फ्यूचर 2419 करोड़ के खरीदे और एफआई ने इंडेक्स के ऑप्शन में 14188 करोड़ की बिकवाली की। मतलब ये कॉल पुट है जो उन्होंने काटापीटी की थी फ्राइडे। एफआई ने स्टॉक के फ्यूचर में 1187 करोड़ की बाइंग की है और एफआई ने स्टॉक के ऑप्शन में 705 करोड़ की बिकवाली की है। ये भी कॉल है, कॉल पुट जो उन्होंने काटापीटी की होगी। काफ़ी दिनों के बाद में लगातार इस हफ्ते में 3 बार एफआईज की बाइंग देखने को मिली है। अभी पीछे भी 3240 करोड़ के आसपास की बाइंग आई थी और आज भी 7470 करोड़, मेरा मतलब है फ्राइडे वाले दिन जो इन्होंने काम किया है उसमें काफ़ी अच्छी स्टॉक में बाइंग की है। तो जिसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के अंदर अभी बाज़ार के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है इन बाइंग के दम पर। और डीआई जो काफ़ी लंबे समय से बाज़ार के अंदर माल खरीद रहे थे वो अब धीरे धीरे अपना माल बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक माल खरीदा और अब थोड़ा बहुत वो भी अपने माल को थोड़ा लूज़ करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर में भी 2419 करोड़ का माल एफआई ने खरीदा है। अभी लास्ट में भी 2933 करोड़ का माल खरीदा था। तो इंडेक्स के अंदर भी फ्यूचर बाय करके चल रहे हैं। और जब एफआईज फ्यूचर बाय करते हैं तो करीब निफ्टी 50 में अगर हम हिसाब लगाएं तो 500 से 1000 पॉइंट से पहले वो अपना फ्यूचर सेल नहीं करते। करीब इतने पॉइंट की तो बाज़ार के अंदर एक रिकवरी आ ही जाती है। अभी फ़िलहाल हमारा बाज़ार 21,900 से 21,900 से हमारा बाज़ार लगभग चलता आ रहा है। और एक हफ्ते में ही बाज़ार ने लगभग अगर देखा जाए तो करीब 1200-1300 पॉइंट की निफ्टी में मूव हो गई। निफ्टी का ये काफ़ी रेजिस्टेंस का लेवल भी था 23,400, जहाँ पर निफ्टी रुका भी आके। और अभी लगभग निफ्टी 23,350 के आसपास क्लोज़ हुआ है। जब हमारी मार्केट क्लोज़ हो रही थी तो यूएस के फ्यूचर्स भी माइनस थे और यूरोप के फ्यूचर्स, यूरोप जो था वो तो खैर एक्टिव था, चालू था, यूरोप भी काफ़ी रेड था। तो जब यूएस खुला तो डाउन खुला और डाउन चला गया, लगभग 350-400 पॉइंट डाउन और नीचे चला गया, मगर वो प्लस में आने में सक्षम रहे और 70-80 पॉइंट डाउ और 30-40 पॉइंट नैस्डैक लगभग प्लस में ही क्लोजिंग दी है। अभी फ़िलहाल हमें यूएस से गिरने से और बढ़ने से कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एफआईज की बिकवाली आती है तो वो यूएस को देख के नहीं आती, और जब एफआईज की बाइंग आनी शुरू होती है तो वो यूएस को देख के नहीं होती। अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर एफआईज की बाइंग आनी शुरू हो गई है। तो ये सबसे पहले बाइंग जो करते हैं ये बेचते भी पेट्रोल के, जो पेट्रोलियम स्टॉक हैं वो सबसे ज़्यादा बाय करते हैं और सबसे ज़्यादा बिकवाली भी अगर करते हैं तो उन्हीं स्टॉकों में करते हैं। तो इस वजह से आपने देखा होगा ओएनजीसी में भी एक दिन में 17 पॉइंटों की मूव, एमआरपीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रोल, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, सब में ज़बरदस्त मूव देखने को मिला, क्योंकि ये 7470 करोड़ की जो बाइंग है उसमें से काफ़ी अच्छा जो पेट्रोलियम में स्टॉक उन्होंने उठाए होंगे कैश में, वो उस वजह से ही देखने को मिला। तो अब बात करते हैं अब बाज़ार के अंदर क्या हमें देखने को मिल सकता है मंडे वाले दिन। देखो, इतने बड़े मूव के बाद में मुझे ऐसा लगता है बाज़ार अभी एक आध दिन थोड़ा ठहरने की कोशिश करेगा। बाज़ार हल्की फुल्की डिप दे सकता है, ज़्यादा बड़े करेक्शन की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर बाज़ार के अंदर ज़्यादा बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो जो लोग अभी बाज़ार को 17,000 18,000 देखने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इतना बड़ा मूव देख लिया है तो बाज़ार के अंदर अपनी बाइंग करेंगे। जो लोग पैसा लेकर बैठे ही रह गए उन्हें बाज़ार में उतरने का मौका मिल जाएगा। तो बाज़ार बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं देने देगा और आपको ऊपरी लेवल पे ही माल खरीदना पड़ेगा। मुझे अब बाज़ार के अंदर करेक्शन हो सकता है, बाज़ार में थोड़ी सी रुकावट आ जाए, थोड़ा सा स्थिर हो जाए मामला, कि थोड़ा सा बाज़ार रुक कर चले, मगर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अभी डिप आ जाएगी अच्छी खासी। निफ्टी 50 की अगर हम बात करें
निफ्टी 50 23,350 के आसपास क्लोज हुआ है। अब यूएस के फ्यूचर्स तो प्लस ही थे लास्ट जब क्लोज हुआ है बाजार। अब मंडे देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे प्लस होते हैं तो अगले दिन वो माइनस होते हैं। अगर यूएस के फ्यूचर्स अच्छे खासे माइनस होते हैं तो अगले दिन वो प्लस होते हैं। इसमें यूएस के फ्यूचर्स भी प्लस हो गए थे, बाद में बाजार हल्का फुल्का प्लस होकर बंद हुआ है। तो ऐसा आंकलन नहीं लगा सकते कि हमें मंडे यूएस के फ्यूचर्स कैसे मिलेंगे, हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ पर होगा। तो अगर हम फ्लैट ओपनिंग अगर हमारी हो भी जाती है, 30-40 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल जाता है, नीचे खुल जाता है, अगर आपको 23,200 या 250 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो जो बड़ा प्लेयर है यहाँ से बाय करने वाला है। मैं आपको बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि आप बाज़ार के अंदर एफ&ओ के अंदर अपना पैसा लगाएं 23,250 के आसपास। मैं आपको एक अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि बड़ा आदमी जो है, जो बड़ा पैसा लगाने वाला है, जो बायर है, यहाँ पर 23,250 के आसपास निफ्टी के अंदर बाय करेगा। जब तक निफ्टी 23,000 के ऊपर है, हर डिप में बाइंग आएगी, और जब निफ्टी 22,800 के नीचे निकल जाएगा तब मामला थोड़ा गंभीर हो सकता है। इससे ऊपर अगर निफ्टी रहता है तो निफ्टी के हर डिप, छोटी मोटी डिप पे बायर्स का दबदबा रहेगा। बायर्स यहाँ से निफ्टी को उठाकर ऊपर ले जाएंगे। निफ्टी का अब अच्छा खासा जो बड़ा हर्डल है वो है 23,600 के आसपास का। यहाँ पर निफ्टी ने कम से कम 2 से 3 वीक की 2 या 3 कैंडल बनाई हैं। जब निफ्टी ऊपर 26,000 से नीचे गिरता हुआ आ रहा था तो निफ्टी यहाँ 23,600 के आसपास लगभग 15-16 दिन उसने यहाँ पर बिताए हैं। तो एकदम से ये लेवल ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर हो सकता है ऊपर जाते वक्त भी 2 से 3 हफ्ते हमें बाजार को 23,600 के आसपास लग सकते हैं। हो सकता है बाजार मोमेंटम में है, 1 हफ्ते के अंदर भी इसको ब्रेक कर दे, मगर अभी यहाँ पर बाजार रुक सकता है 23,600 के आसपास। अगर किसी वजह से, क्या तो आप निफ्टी को डिप में बाय करें 23,250-200 के आसपास, या फिर निफ्टी को आप बाय करें जो फ्राइडे का हाई है उसको अगर ब्रेक करके कैंडल क्लोज होती है, सस्टेन होता है निफ्टी 23,400 के ऊपर, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। जब आपको निफ्टी 23,600 के दर्शन करा सकता है। अगर 23,400 के ऊपर निकलता है तो 23,450, 23,520, 23,580 और लास्ट 23,610 या 12 का लेवल आपको निफ्टी दिखा सकता है। यहाँ सेलिंग जोन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। जब बाजार ऊपर से नीचे आ रहा था तो काफ़ी निफ्टी ने यहाँ पर टाइम बिताया है। तो जब जाएगा तभी ऐसी जाएगा। अगर आप कैंडल चेक करेंगे ना निफ्टी की, तो निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉल डाउन करा था 23,000 के नीचे। तो इसी वजह से यहाँ पर भी इसी वीक में एक ज़बरदस्त ऊपर की साइड कैंडल बनी है। जैसे गया था वैसी ही कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर 2 कैंडल वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया था वहाँ से, तो ऐसी ही यहाँ पर अभी थोड़ा समय बिता सकता है। अभी जो है आप स्टॉक अगर नहीं ले पाए हैं, अगर आपने पिछले 1 हफ्ते पहले बाज़ार के अंदर कुछ स्टॉक लिए हैं, उसमें अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट शो हो रहा है तो आप अपने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। और जो भाई स्टॉक के अंदर नहीं ले पाए हैं वो ले सकते हैं। थोड़ा सा बाज़ार अगर हल्का फुल्का सा नीचे आपको मिलता है तो निफ्टी को देखकर आप थोड़ा सा बाइंग का मौका ले सकते हैं। आप क्या खरीद सकते हैं? आप पेट्रोलियम खरीद सकते हैं। देखो ONGC अभी फ़िलहाल लगभग फ्राइडे 248 के आसपास का इसका हाई था और लगभग 240 के 42 के आसपास कितने में बंद हुआ है मैडम? 240-42 के आसपास बंद हुआ है ONGC। MRPL है, ONGC है, BPCL है, HPCL है, ये सब अच्छे खासे स्टॉक हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC है, ऑयल इंडिया है, चेन्नई पेट्रोल है। आप इसमें स्टॉकों में बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा हल्का फुल्का आपको नीचे मिल सकता है। SIP के तरीके भी आप इन्हें ले सकते हैं कि थोड़े बहुत अब ले लिए, जैसे थोड़ा सा नीचे गया 50 एक स्टॉक जब ले लिए, थोड़ा और नीचे मिलता है तो 20-30 स्टॉक ऐसे करके, मतलब आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। और जब ये आपको 10 से 12% का रिटर्न दें तो आप इनको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें ज़ोमैटो भी फ़िलहाल अभी लगभग 227 के आसपास का अभी हाल फिलहाल का इसका हाई है। और इससे पहले अभी 232-235 से वो गिरा था, लगभग 200 के नीचे चला गया था 199 रुपये के आसपास। मेरा भी 200 के आसपास वो बाय किया हुआ है, 204-205 के समथिंग के आसपास है। तो ये अगर आपको थोड़ा नीचे मिलता है तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट हो सकता है
238 242 के आसपास आप इसमें से ज़ोमैटो में से निकल सकते हैं। ज़ोमैटो हो गया, पेट्रोलियम के स्टॉक हो गए। आपको रिलायंस अगर मिलता है, अभी फ़िलहाल रिलायंस लगभग 1280-82 के आसपास हाई लगाया था इसने अभी फ्राइडे में। आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाता है 1250 के आसपास, ले लो आप इसको, रिलायंस को ले लो। और थोड़ा और नीचे मिलता है तो और भी ले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 1350 के ऊपर जाने वाला है, कुछ ही समय के बाद 1350 के ऊपर जाने वाला है। ये सब मैं आपको डिलीवरी में लेने के लिए कह रहा हूँ, आप इसमें कॉल ऑप्शन में लेने के लिए नहीं कह रहा। और एमटीएफ से तो आप दूर ही रहें, क्योंकि एमटीएफ में सबसे ज़्यादा लॉस होता है देखने को। आपके पास में जितनी क्षमता है आप उतने ही स्टॉक बाय करें। डिलीवरी पे आप ले सकते हैं, रिलायंस को ले सकते हैं, आप एचडीएफसी को ले सकते हैं, क्योंकि देखो जो मार्केट ऊपर जाएगा एचडीएफसी के कंधों के ऊपर ही जाएगा। रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआई, यही है जो मार्केट को भगाते हैं। अभी फ़िलहाल लार्सन एंड टूब्रो तो खैर अभी निकल गया, 3400 के आसपास आ गया। अभी कुछ दिन पहले 3270 के आसपास था। अगर आपको ये 3400 से हो सकता है थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। आप लार्सन एंड टूब्रो को भी देख सकते हैं, इसको भी आप बाय कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। सस्ते में आपको देखो ज़ोमैटो है, ओएनजीसी भी सस्ता ही है। और सस्ते में आपको लेना है तो सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टाटा स्टील तो देखो काफ़ी ऊपर निकल गया, 160 का लगभग हाई लगाया। अभी फ़िलहाल शायद 158 के शायद समथिंग आसपास है टाटा स्टील। वो खैर इतना ज़्यादा भागता नहीं है, मगर सबसे पहले अगर रिकवरी आती है तो टाटा स्टील में आती है। सबसे ज़्यादा गिरा लगभग 121 के आसपास, जो बाजार गिरने शुरू हुए 188 184 के आसपास से जब गिरना शुरू हुआ तो 121 तक आया और सबसे पहले भाग के खड़ा हुआ, 160 के ऊपर निकल गया। तो देखो लार्ज कैप कंपनी के जितने भी स्टॉक होते हैं, अगर आपने उनको ले लिया और किसी वजह से करेक्शन आ गया, तो आप में इसमें सबसे ज़्यादा आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और आपका पैसा खराब नहीं होता, आपको डर भी नहीं लगता। आप एवरेज भी करोगे तो बेफिक्र होके आप एवरेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत जल्द ही इनके अंदर रिकवरी आ जाती है। तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत सस्ता स्टॉक है, लगभग 115-116 रुपये के आसपास चल रहा है, आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको टाटा पावर थोड़ा नीचे मिल जाता है तो आप टाटा पावर को ले सकते हैं, पावर ग्रिड को ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको पसंद हो, वो भी आप ले सकते हैं। एक सबसे सस्ता स्टॉक आपको मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट का स्टॉक है एनबीसीसी पी, आप इसको ले सकते हैं। आप इसको तो लेके छोड़ दीजिए, भूल जाइए। एक दिन आपको ये वापस से जहाँ से गिरा है, ये आपको उसके भी ऊपर न्यू हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। ये लगभग इसका 212 के आसपास का 200, हाँ इतना, इस लगभग इतना ही आसपास का हाई है। अभी फ़िलहाल ये 82 से 84 के बीच में चल रहा है। आप इसके अंदर 100-200 स्टॉक लेके छोड़ सकते हैं। जब बाज़ार अच्छा रिकवर होगा, बाज़ार ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये आपको अच्छा पैसा देने वाला है। आप एनबीसीसी ले सकते हैं। देखो पीएसयू अगर स्टॉकों की बात करें, जैसे पीएसयू के अंदर ओएनजीसी भी आता है, आईआरएफसी वगैरह, ये सब कोचिंग शिपयार्ड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे आईआरएफ, ये स्टॉक हैं पीएसयू। तो ये जब हमारा बजट वगैरह आना होता है ना, या कोई चुनाव की कोई रैली होती है, भाई चुनाव आने वाले हैं इंडिया के अंदर, कोई गवर्नमेंट से रिलेटिव कुछ है, तभी ये भागते हैं, वरना इनके अंदर ना बहुत सुस्त मूवमेंट हो जाती है। जैसे अभी आईआरएफसी देखो आप, लगभग 115-116 रुपये तक चला गया था नीचे, और अभी लगभग 130-129 के आसपास है, जाना ऐसे 170 के ऊपर है। देखने को तो आप पीएसयू स्टॉकों को भी ले सकते हैं, मगर मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अच्छे लार्ज कैप कंपनी के अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि जब एफआईज बाज़ार के अंदर लौटते हैं, सबसे पहले वो इन्हीं स्टॉकों को उठाते हैं जो है लार्ज कैप। ऑयल सेक्टर, इसी तरीके के वो स्टॉकों को, केमिकल, आप टाटा केमिकल, इस तरीके के स्टॉकों को आप देख सकते हैं। अभी वक्त है बाज़ार के अंदर पैसा लगाने का। बैंकिंग सेक्टर, देखो यूएस तो अपनी खुद की वजह से गिर रहा है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो उनका टैरिफ वॉर चल रहा है। अब उनका टैरिफ वॉर चल रहा है, वो उन्हीं के ऊपर नुकसान दे रहा है। वो टैरिफ लगाते हैं, दूसरी कंट्री उनके ऊपर टैरिफ लगाती थी। इसी चक्कर में यूएस थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब चल रहा है, मगर कुछ दिनों में यूएस भी थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा शांत हो जाएंगे तो यूएस भी ठीक हो जाएगा, तो हमारे बाज़ार में और रफ्तार देखने को मिल सकती है, क्योंकि ग्लोबल संकेत अच्छे होते हैं तो और भी अच्छा रहता है, बाज़ार अच्छे से रिकवर हो पाते हैं। अभी
इजराइल और हमास का भी थोड़ा सा छुटपुट चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रूड बढ़ जाता है। तो जब क्रूड बढ़ता है तो ONGC हो गया, MRPL हो गया, रिलायंस हो गया, इसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। थोड़ी सी वहाँ पर रूस में और यूक्रेन में भी अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है, मगर अभी हो सकता है मंडे शायद हमें कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, युद्ध विराम भी हो जाएगा और जो इनके बीच में बैठक होनी है कि वो भी सब क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा बाज़ार के अंदर ये भी हमें अच्छा खासा इस वजह से भी हमें बाउंस देखने को, क्योंकि जब आसपास सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी ना तो बाज़ार के अंदर अच्छी रिकवरी आराम से आ सकती है। आप टाटा मोटर्स को सब कह रहे थे कि टाटा मोटर्स बाय कर लो, अरे अब बाय करो ना टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स 610 606 के आसपास से घूमता हुआ आ रहा है, 700 चला गया, बिल्कुल भी डिप दिखाने को तैयार नहीं है। जब से ये 600 का लेवल छूकर ऊपर की तरफ गया है, इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अभी 700 रुपये के आसपास चल रहा है टाटा मोटर्स। ऑटो सेक्टर में आप इसको ले सकते हो, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि ये भी ऊपर नहीं जाएगा या अभी रुक जाएगा, थोड़ी स्लो मूवमेंट जरूर हो जाएगी क्योंकि काफ़ी लोगों के पास है, क्योंकि ये काफ़ी फेवरेट भी रहा लोगों का और बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाई। तो ऑपरेटर जो लोग हैं ट्रैप कर लेते हैं। अभी 27 तारीख को सभी स्टॉकों की एक्सपायरी भी आ रही है, तो इस एक्सपायरी के बाद जितनी भी कॉल पुट हैं वो सब खत्म हो जाएंगी स्टॉकों में, नए सिरे से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे। तो अब बाजार में ना ऊपर की तरफ बाजार जा रहा है, सब लोग पुट की तरफ देख रहे हैं और पुट में लोगों को बाजार फंसता हुआ ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो किसी भी स्टॉक के अंदर अभी आप पुट की तरफ विचार ना करके, आपको अगर वो बिल्कुल डाउन से मिलता है तो आप उसको डिलीवरी में लिए या कॉल ऑप्शन में लिए, या आप उसका फ्यूचर भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी का 3 महीने के तो कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही जाते हैं, आगे से आगे की एक्सपायरी का आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, तो वो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तरफ पुट की तरफ मत देखिए क्योंकि बाजार एक तरफ है 23,000 के ऊपर, तो बायर्स का ही दबदबा है। तो ये तो बात हो गई स्टॉकों की, और ये बात हमने कर ली थोड़ी सी FNO में निफ्टी की बात कर ली। निफ्टी अभी अगर बात करें बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी भी बहुत जल्द लगभग 50,600 के आसपास क्लोजिंग है ना बैंक निफ्टी की। तो ये भी एक अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर आने वाली है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर तो देखो टैरिफ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो टैरिफ से भी, और इन्फ्लेशन वगैरह अच्छी आएगी, GDP हमारी अच्छी होगी, तो देखो बैंकिंग सेक्टर पे भी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। और हो सकता है जब फेड की मीटिंग हो तो हमारे यहाँ पर भी रेट कट हो जाए। रेट कट होंगे तो बैंकिंग सेक्टर भागेगा, तो बैंक निफ्टी भी अच्छा मूव करेगा। अब बैंक निफ्टी में तो 1 महीने की एक्सपायरी हो गई है, आप इसको आराम से होल्ड भी कर सकते हो। हालांकि इसके प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, मगर आप इसे देख सकते हो, बैंक निफ्टी को भी देख सकते हो। आपको अगर निफ्टी 23,250 के आसपास अगर मंडे मिलता है तो आप इसको कॉल ऑप्शन में ले सकते हो, आपको अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। 30-40 पॉइंट अगर आपको निफ्टी 50 में मिलते हैं, 75 पीस का लोट है, अगर 30 पॉइंट भी मिल गए 7 या 21, तो 2100 2200 2300 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। आप इसको अपना कैरी करें, अपना साइड में बैठें, जरूरी नहीं बाजार के अंदर बार बार कॉल पुट करें। उससे क्या होता है देखने को आपको लॉस ही मिलता है। ट्रेड चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, अगर गलती से आपका SL लग गया या आपने कोई ट्रेड गलत मूवमेंट, अगर आपने रॉन्ग साइड अगर ट्रेड बना लिया तो आपका सारा प्रॉफिट भी चला जाएगा, आप लॉस में भी आ जाओगे। तो अगर 1-2 ट्रेड आपको अच्छे मिल जाते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि प्रीमियम हीटिंग भी देखो ऑपरेटर वगैरह करते रहते हैं, वो भी देखते रहते हैं। तो आपसे मेरी यही सलाह है, अभी बाज़ार के अंदर अच्छी मूवमेंट आ रही है, अभी बाज़ार के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ ध्यान ना देके पॉजिटिव व्यू बनाएं। और डिप में अगर आपको कोई डिप मिलती है, वैसे तो निफ्टी डिप देने को तैयार नहीं है, पीछे से ऐसा भागा कोई डिप नहीं दी इसने। अगर आपको कोई डिप मिलती है तो आप इसमें डिप में से ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल निफ्टी 23,600 तक जाने वाला है, और स्टॉकों के अंदर भी आप कॉल ऑप्शन में और डिलीवरी में ले सकते हैं, आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। और मंडे किस तरीके से सुबह एक वीडियो बनाऊंगा कि एशिया कैसा खुलेगा, US के फ्यूचर्स कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, हम कहाँ खोल सकते हैं, अभी हम गैप अप लेंगे या गैप डाउन लेंगे या फ्लैट खुलेगा। तो थोड़ा सा कंक्लूजन मॉर्निंग के टाइम में भी मिल जाता है, तो वहाँ से हमें मिल जाता है कि हमें पुट की तरफ ध्यान देना चाहिए या स्टार्टिंग में मॉर्निंग में डिप की तरफ देखें और हम कॉल की तरफ ध्यान दें। तो आप सुबह वाली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं मंडे सुबह आपको एक वीडियो बना के दूंगा, उसमें साफ व्यू होगा कि हमें किस तरफ बाज़ार के अंदर अभी फ़िलहाल अपना व्यू रखना चाहिए, कहाँ हमें चलना चाहिए। नमस्कार।